Hello, dear student. Now today our topic is area vector. आज जो आपका टॉपिक जो है वो एरिया वेक्टर है। इससे पहले कि हम एरिया वेक्टर पर जाएं, हम जो पिछला लेक्चर था आपका, दैट वाज योर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, व्यूअर्स ने कुछ कमेंट किया था कि सर आपने हमें टॉर्क, वहां पर जो हमारे पास जो है टॉर्क को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया और इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको। मैं देखिए टॉर्क क्या होता है, दैट इज अ ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वहां पर मैंने आपको कहा था दैट इज मोमेंट ऑफ कपल एक्ट करता है वहां पर। देखिए हमारे पास, अगर मैं कहूंगा हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जो डाइपोल्स पर जो लगती हैं, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगती हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स पर वो लगती हैं, एंड दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमारे पास हम कहेंगे एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, माइनस क्यू चार्ज यहां पर था हमारे पास। तो एक फोर्स हमें यहां पर लगी थी, वन फोर्स जहां की तरफ हमारे पास लगी थी, दैट इज फोर्स F1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी हमारे पास यहां पर लगी थी नेगेटिव चार्ज पर। तो ये दो फोर्सेस जो होती हैं पैरेलल में होती हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं और अपोजिट में होती हैं, इनको कपल कहा जाता है। और मोमेंट ऑफ कपल जो है, जब हम मोमेंट ऑफ कपल्स की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ कपल किसके को होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, दो में से कोई एक फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ कपल। एंड मोमेंट ऑफ कपल इज द मेन काज फॉर रोटेशंस। अगर हमारे पास कोई बॉडी रोटेट करती है, अगर ये आप रोटेट करेगी तो यही काज, इस मोमेंट ऑफ कपल की वजह से हमारे पास बॉडी जो है वो रोटेट करती है। तो वहां पर इसलिए हमने वो निकाला था हमने। अब देखिए वो मोमेंट ऑफ कपल्स में हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमारे पास जो होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, उसको मोमेंट ऑफ कपल कहा जाता है। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो वो टॉर्क हमारे पास, अगर यहां पर हम ये कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहां की तरफ मूव करेगा, यहां की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां की तरफ मूव करेगा हमें। तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गए हमारे पास, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। और यहां पर हमारे पास ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास है, तो इसका मतलब इस चार्ज पर भी टॉर्क एक्ट करेगा। वो टॉर्क किसको होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस चार्ज पर भी टॉर्क एक्ट करेगा, वो हमारे पास होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस चार्ज पर भी टॉर्क एक्ट करता है और इस चार्ज पर भी हमारे पास टॉर्क एक्ट करता है। तो हमारे पास जब हम इन दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो भी हमारे पास जो, उसी को कहा जाता है नेट, हम कहेंगे नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस, नेट मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो वो उसको कहा जाता है नेट टॉर्क। जो नेट टॉर्क हमारे पास एक्ट करेगा किस पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो भी हमारे पास नेट टॉर्क किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, एक फोर्स ले लेंगे हम, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास, मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास जो टॉर्क इस पर एक्ट करेगा, वो उस टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ फोर्सेस। जैसे हमारे पास यहां पर भी हमारे पास टॉर्क एक्ट कर रहा है, इस चार्ज पर भी यहां की तरफ, और इस चार्ज पर यहां की तरफ, जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस नोन एज टॉर्क। मेरे ख्याल से वहां पर मैंने आपको जल्दी से मैंने बोला भी था, मोमेंट ऑफ फोर्सेस बोला था, लेकिन बाद में मैंने बोला था आपको, मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क। मोमेंट ऑफ कपल इज नॉट अ टॉर्क, उसको टॉर्क हम नहीं कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज नोन एज टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। तो मोमेंट ऑफ कपल की वजह से भी बॉडी रोटेट करती है, और हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ फोर्सेस की वजह से भी हमारे पास बॉडी जो क्या करती है वो रोटेट करती है।
तो हम सिंपल में कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल जो हमारे पास क्या है, हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपल जो हमारे पास क्या है, दैट इज द नेट इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। वो हमारे पास नेट इफेक्ट है मोमेंट ऑफ फोर्सेस का। तो इस वजह से हमारे पास क्या करती है, बॉडी जो है वो रोटेट करती है। दूसरा मैंने हमारे पास एक किसी व्यूअर्स ने कहा था हमारे पास कौन कौन से इक्विलिब्रियम्स होते हैं हमारे पास व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमारे पास एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही हमारे पास, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जितनी फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज पर लगेगी उतनी चार्ज फोर्स हमारे पास माइनस क्यू चार्ज पर हमारे पास फोर्स एक्ट करेगी, तो हमारे पास नेट फोर्स जो होगी वो 0 होगी। तो हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है कि नहीं होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है हमारे पास व्हेनेवर द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कब होता है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो व्हेनेवर द नेट टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। जब भी हमारे पास नेट टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होता है, 0 होता है, तो उस टाइम हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास डाइपोल होता है। जैसे हमारे पास स्टेबल हम कहेंगे, जब भी हमारे पास वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, नेट टॉर्क जो था हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या होता है, वो 0 होता है। तो हम कहेंगे वो जो हमारे पास क्या है, उस केस में हमारे पास वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ये हमारे पास था कि हमारे कब हमारे पास अगर एक बॉडी जो है वो रोटेट करती है तो वो कैसे रोटेट करती है, वो हमारे पास इसी टॉर्क की वजह से हमारे पास बॉडी रोटेट करती है, जो सोर्स है हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो रोटेट करता है। और दूसरा हमारे पास जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो होता है, हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, उस केस में हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। तो अब देखिए हमारे पास ये आपका जो टॉपिक जो है आज का है, दैट इज एरिया वेक्टर। आपने 11 तक पढ़ा है कि हमारे पास एरिया जो है इसका कंसेप्ट अभी नहीं था आपके पास कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी भी है। आज के बाद आप ही बोलोगे, अगर आप कोई पूछेगा एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो आपने बोलना है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, एरिया की डायरेक्शंस क्या होगी, तो देखिए हमारे पास एरिया की जो डायरेक्शन जो होगी हमारे पास जो है, हमारे पास एरिया की जो डायरेक्शंस होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, जिसको एक यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम जैसे NKF से हम रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो उसी को कहा जाता है एरिया वेक्टर। तो देखिए यहां पर लिखा भी है मैंने, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ द सरफेस। जो हमारे पास एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमारे पास, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर में होती है। तो देखिए अगर अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेंगे, हम आपको एग्जांपल्स के जरिए से आपको समझाएंगे हम। देखिए अगर आपको बोला जाएगा कैसे हमारे पास एरिया वेक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम यहाँ पर ले लेंगे एक स्क्वायर ले लेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड्स जो हमारे पास क्या है, ए है, ये A B C D है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया वेक्टर हम इसको बोलेंगे, हम एरिया वेक्टर है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जब भी कोई बॉडी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए बी, ये हमारे पास एरिया वेक्टर जो होगा ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, इसका मतलब ए बी क्रॉस बी सी, साइड स्क्वायर ही हमारे पास है। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है हमारे पास, एरिया वेक्टर जो आपको कहूंगा मैं, ये हमारे पास क्या होगा, ए बी इंटू बी सी साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी जो होता है हमारे पास वो किसी होता है, वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो जब भी कोई हमारे पास एक बॉडी जो हमारे पास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, तो ये एरिया जो है वो क्या होती है, वो ये हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है, एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी एंड बी सी, दोनों के परपेंडिकुलर में होती है। जब भी हमारे पास क्या होती है, जब भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो क्रॉस प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है,
तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर हमारे पास जो है, जो आपको मैंने कहा, वहां पर हमारे पास जो है ये जो हमारे पास एरिया की डायरेक्शन होगी वो ए बी के भी और बीसी के भी परपेंडिकुलर में होगी। इसका मतलब ए बी साइड्स के भी और बीसी साइड्स के भी परपेंडिकुलर में हमारे पास ये जो हमारे पास एरिया की डायरेक्शंस होगी। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको बोलेंगे हम कैसे हमारे पास इसका एरिया निकालेंगे हम। तो देखिए एरिया इज इक्वल टू एरिया आपके पास किसके आएगा, ए बी किसके है, एक इक्वल है, बीसी किसके है, वो भी एक इक्वल है, साइड्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास साइन थीटा, थीटा यहां पर देखिए हमारे पास ए बी और बीसी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 आपके पास आ रहा है। तो आपके पास एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइन 90 किसके होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास एरिया वेक्टर आपके पास किसके आ रहा है, वो ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब ये एरिया निकला, आपको तो ऑलरेडी पता था एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ साइड जो था, एरिया ऑफ स्क्वायर जो था हमारे पास वो साइड स्क्वायर की होता है। तो साइड आपके पास एक इक्वल है, इसका मतलब ए स्क्वायर है हमारे पास है। अब यहां पर अगर आपको बोला जाएगा ये ए स्क्वायर एरिया आ गया आपके पास, इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होगी। ये आपको जो हमारे पास जो स्क्वायर जो है ये किस क्या है, 2D में है, 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D सरफेस है हमारे पास है। तो 2D सरफेस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में अगर हम देखेंगे यहां पर हमारे पास जो है इस सरफेस, ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास ये परपेंडिकुलर जा रहा है तो यहां पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर जो है वो इस एरिया की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता ही है कि ये साइड हमारा ये स्क्वायर जो है ये टू डायमेंशनल फिगर है। तो 2 डायमेंशनल फिगर में हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसका मतलब अगर हम कहेंगे एडी हमारे पास वाई एक्सिस में है और डीसी हमारे पास किसमें है, वो एक्स एक्सिस में है। इसका मतलब हमारे पास जो है स्क्वायर जो हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। तो 2 डायमेंशनल फिगर में हमारे पास यहां पर अगर आपको बोलेंगे हम तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर में होती हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर हमारे पास ये दो साइड्स जो हमारे पास है, एरिया की 2 साइड्स ए बी और बी सी, ए बी अगर रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास किसको, ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को, ए बी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारे पास जो है ये बीसी जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपको बोला जाएगा हमारे पास जो है ये जो एरिया जो है वो किस डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया जो हमारे पास जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जेड एक्सिस पर हमारे पास इस एरिया की डायरेक्शन होगी, और इसका मतलब ये जेड एक्सिस। तो लेकिन आपको ये पता है कि हम डायरेक्शंस को हम एक यूनिट वेक्टर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, वो एक्स एक्सिस डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जे कैप भी हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और के कैप जो हमारे पास ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो हमारे पास किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास जो है जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हमारे पास जब हमारे पास जेड एक्सिस पर हमारे पास इसकी डायरेक्शन है एरिया की, तो हम कहेंगे जेड कैप। तो जेड कैप जो है इसका मतलब हमारे पास जो है इस एरिया की डायरेक्शन जो होगी वो जेड कैप हमारे पास अलोंग जेड एक्सिस होगी। अगर हमारे पास वो तो या बाहर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शंस एरिया की, क्योंकि सरफेस ये हमारे पास अब सरफेस आ गई इसके परपेंडिकुलर में, तो या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर अब ये हमारे पास एरिया की डायरेक्शन होगी या प्लस जेड एक्सिस होगी या ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड यूनिट वेक्टर हमारे जेड कैप। ये माइनस जेड कैप हुआ अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, और ये हमारे पास हुआ प्लस जेड कैप अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हमारे पास, ये तो मैंने आपको एरिया की बात की कि एरिया में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो स्क्वायर जो हमारे पास जो है स्क्वायर का एरिया हमने बोला आपको, तो स्क्वायर का एरिया जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर में होगी, जिसको हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देता है, उस सरफेस की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देता है जो सरफेस हमारे पास होती है। अब देखिए दूसरा हमारे पास दूसरी एग्जांपल ले लेंगे, वैसे ही अब हम दूसरा ले लेंगे, जैसे आपके पास स्क्वायर अगर होगी,
तो स्क्वायर में भी हमारे पास ऐसे ही होगा। स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर थे, अब रेक्टेंगल अगर ले लेंगे हम, रेक्टेंगल हमारे पास है, ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, तो 2 डायमेंशनल फिगर हमारे पास है। तो यहां पर हम अगर आपको बोला जाएगा इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ है, तो ये अगर इसकी लेंथ हो गई हमारे पास, ये ब्रेड्थ हो गई, तो हमारे पास आपको पता ही है एरिया जो होता है हमारे पास वो किस होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है लेंथ और ब्रेड्थ का, तो इसको हम एरिया वेक्टर हमारे पास किसको ला रहा है, दैट इज एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एल बी हमारे पास आ रहा है, सीधे हमारे पास ये एरिया आ गया, क्योंकि साइन थीटा, थीटा यहां पर भी 90 डिग्री होगा, साइन 90 होता है 1 के इक्वल, तो आपके पास एरिया आ गया आपके पास एल बी। अब परपेंड अगर हम इस एरिया की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर भी हमारे पास अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल जो हमारे पास है ये एक्स वाई प्लेन पर है, देखिए ये ए बी सी डी हमारे पास है, तो ये प्लेन जो होता है तो इसकी ये हमारे पास जो है एक प्लेन पर है, तो प्लेन जो हमारे पास वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, तो इस पर या तो ये हमारे पास एक्सेस, ये वाई एक्सेस हो गया, ये हमारे पास एक्सेस हो गया, तो हमारे पास जेड एक्सेस जो होती है वो बोर्ड के बाहर होती है या बोर्ड के अंदर होती है। इसका मतलब हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल जो है ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, तो अगर हमने बोलना होगा इसकी डायरेक्शंस कहां की तरफ होगी, तो अगर हम कहेंगे ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो जेड एक्सेस जो है, जेड एक्सेस जो हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस सरफेस की डायरेक्शंस को। इसका मतलब जेड के एफ हम यहां पर लिखेंगे, जेड के एफ जो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल्स, इस रेक्टेंगल्स की एरिया को रिप्रेजेंट करके देगा, या प्लस जेड के एफ दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शंस एंड माइनस जेड के एफ दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड एक्सिस पर हम कहेंगे, या तो ये इसके इक्वल होगा या एल बी जो हमारे पास आएगा वो माइनस जेड के एफ के इक्वल आएगा। तो ये मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल्स में भी ऐसे ही हमारे पास होगा कि कहां पर हमारे पास जो होगा इसकी डायरेक्शंस कहां की तरफ होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर में होगी। अभी देखिए हम तीसरा भी ले लेंगे, तीसरी फिगर ले लेंगे हम, जैसे तीसरी फिगर हमारे पास जो है एक सर्कल ले लेंगे हम, सर्कल भी हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर होती है, एक सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं हम, तो सर्कुलर डिस्क में हमारे पास है, तो यहां पर अगर इसका एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे हम, तो एरिया ऑफ सर्कल किस होता है, वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, अगर इसका रेडियस हम आर ले लेंगे हम। अब देखिए अगर इसका परपेंडिकुलर, अगर हमने इस सर्कुलर डिस्क के एरिया को डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होगा, तो इस सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर जो हमारे पास जो है वो इस सरफेस की, इस सर्कल्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसके एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए वो इस पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, हम उस नॉर्मल को हम, अगर हमारे पास ये सर्कल जो है एक्स वाई प्लेन पर है, तो जेड प्लेन जो हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर जेड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस सरफेस की डायरेक्शंस को, इस एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी लिखूंगा मैं जेड के, या हम इसको लिखेंगे ऐसे पाई आर स्क्वायर माइनस जेड के। तो ये हुआ अगर हमारे पास ये हमारे पास डिस्क है, तो डिस्क में हमारे पास जो होगी वो परपेंडिकुलर हमारे पास अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस पर भी होगा, अंदर की तरफ हम जाएंगे, और पॉजिटिव जेड एक्सिस पर भी होगा, बाहर की तरफ हम जाएंगे। तो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर में होगी, सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर में हमारे पास इस ये जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर में, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ये जो मैंने आपको बोला, दीज आर द एग्जांपल्स, 2D फिगर्स जिसमें हम कहेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर अगर हमारे पास होगी, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, एरिया की जो डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब हम 3D सरफेस पर जाएंगे, हम 3D सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस, जैसे हम क्यूबाइड ले लेंगे हम, जो हमारे पास 3D सरफेस है, इसमें अगर हमने एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे हम एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्लोज सरफेस में हमारे पास जो है इनवर्ड डायरेक्शंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास ये सरफेस है,
इस सरफेस की डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना होगा हमने तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। तो वो बाहर की तरफ जो परपेंडिकुलर होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा, वो इस सरफेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे हम ये वाली सरफेस है, यहां पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आउटवर्ड्स की तरफ। वो परपेंडिकुलर जो है वो इस सरफेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बाहर वाली सरफेस होगी हमारे पास आउटर सरफेस होगी, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बाहर की तरफ। वो जो हमारे पास उस साइड हमारे पास जो ये वाली सरफेस जो होगी उधर भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वहां की तरफ, तो वो परपेंडिकुलर जो है उस सरफेस की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्लोज सरफेस में हमारे पास जो है डायरेक्शंस अंदर की तरफ नहीं होती है, डायरेक्शन जो होती है हमारे पास जो होती है क्लोज सरफेस की सरफेस पर होती है, और वो सरफेस पे परपेंडिकुलर में होती है, आउटवर्ड्स की तरफ होती है। वैसे हमारे पास ये क्लोज सरफेस ले ली। दूसरी हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमारे पास है, तो यहां पर अगर आपको बोला जाएगा डायरेक्शंस क्या होगी, तो देखिए एंड्स पर जो डायरेक्शन होगी हमारे पास आउटवर्ड्स की तरफ होगी, और यहां पर हमारे पास जो होगी यहां पर भी ये कर्व्ड सरफेसेस पर भी हमारे पास आउटवर्ड्स की तरफ होगी, और एंड्स पर भी हमारे पास जो होगी डायरेक्शन जो होगी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स की तरफ होगा, ना कि अंदर की तरफ होगा। तो ये था हमारे पास, दैट वाज यूर 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स में हम कैसे एरिया वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हर एक केस में हम देख रहे हैं कि जब भी हमने एरिया वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर्स में ही होगा, और जो है जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने 2 डायमेंशनल फिगर्स में भी और 3 डायमेंशनल फिगर्स में भी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।